आज आपके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और जो उप मुख्यमंत्री है कौन है? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी है। उत्तर प्रदेश के लोगों को याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में वोट लेने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़ी वर्ग के उम्मीदवार है, ओबीसी वर्ग से संबंधित है, तो 52% ओबीसी के लोगों के वोट लेने के लिए उनको मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया था। उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है और ओबीसी के लोगों को वोट लेने के लिए एक ओबीसी के व्यक्ति को केशव प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बनाया था। केवल विधानसभा का नहीं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया था। आप लोगों को याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, ओबीसी का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये कहकर ओबीसी के लोगों ने वोट दे दिया। वोट देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ओबीसी के आदमी को मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के बजाय योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर 52% ओबीसी के लोगों के साथ धोखा किया। तो वो पार्टी 52% लोगों के साथ खुल्लम खुल्ला चुनाव में धोखाधड़ी कर सकती है, धोखेबाजी कर सकती है, तो बाकी लोगों के साथ क्या करेगी? तो उदाहरण के तौर पर आपको बता ताकि बात आपको समझ में आ जाए। उन्होंने 52% ओबीसी के व्यक्ति को केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कैंडिडेट घोषित किया था और फिर विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ को एक ठाकुर को मुख्यमंत्री बना दिया। धोखा है, खुल्लम खुल्ला धोखा है और ये खुल्लम खुल्ला धोखा किया। तो 52% लोगों के साथ भाजपा के लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला धोखाधड़ी कर रहे हैं, तो प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया कि ये धोखेबाज लोगों की पार्टी है और धोखा दे रही है। जब ये धोखेबाज लोगों की पार्टी है और धोखा देने का काम कर रही है तो हमें धोखेबाज लोगों को सबक सिखाने का चुनाव एकमात्र अवसर होता है। लोगों के पास जो आम आदमी है, जो साधारण लोग है, उनके पास चुनाव ही एकमात्र साधन है, जरिया है, जहां धोखेबाज को सबक सिखाने का समय मिलता है आप लोगों के पास। तो आप लोगों को लगातार धोखा आपके साथ होता रहता है, मगर आपके पास भी अवसर आता है, आपके पास भी मौका आता है, आपके पास भी समय आता है कि अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया उसको सबक सिखाने का आपको मौका मिलता है।
अगर आप उस समय पर उनको सबक सिखाने का काम कर ले, फिर दोबारा धोखेबाजी करने की हिम्मत उन लोगों को नहीं होती है। उनको मालूम हो जाता है कि लोगों को इस तरह से धोखा देने से जनता सबक सिखा सकती है। तो ये बात खास तौर पर मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा जो पार्टी है, एक आपको नाम लेकर बता रहा, केशव प्रसाद मौर्य एक पिछड़ी जाति का आदमी और उसको मुख्यमंत्री बनाने का वादा करके वोट लिया, और फिर एक ठाकुर को उसको मुख्यमंत्री बनाकर आपका वोट लिया, 52% का वोट लिया और ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया। ठाकुर को मान लो, ठाकुर को नाम बताकर चुनाव लड़ते, ठाकुर के 6% वोट है और पिछड़े वर्ग के 52% वोट है, तो 6% वालों को नाम बताकर 6% वोट मिलते हैं। चुनाव नहीं जीता जा सकता। चुनाव जीतने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के नाम का इस्तेमाल किया और धोखाधड़ी करने का काम किया। तो इसलिए आपके पास मौका है, अवसर है, इस अवसर का उपयोग करो, धोखेबाज लोगों को सबक सिखाओ। दूसरी बात, गधे में और घोड़े में फर्क होता है ना? होता है क्या? है? गधे में और घोड़े में फर्क होता है क्या? होता है? अब केशव प्रसाद मौर्य को कहा चुनाव में कि घोड़ा बनाएंगे, है? कि घोड़ा बनाएंगे, चुनाव जीत लिया, फिर गधा बना। केशव प्रसाद मौर्य को गधा बनाया, वो गधा बनकर ही खुश है। फिर अरे बड़ी दुख की बात क्या है कि उसको घोड़ा बनाने का वादा किया और वोट लिया, उसके बाद उसको बीजेपी ने गधा बनाया, वो गधा बनने में ही खुश है। ये जो मैं कह रहा हूं वो कोई आदमी वहां तक उसके पास तक पहुंचा दे कि मेश्राम जी ऐसा कह रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने आपको घोड़ा बनाने का वादा किया था मगर बाद में गधा बना दिया। जनता ने तो घोड़ा बनाया था मगर भाजपा ने गधा बनाया, और आप गधा बनने में रजामंद हो गए, राजी हो गए, खुश हो गए। ये बहुत दुख की बात है। हमारे समाज में, पिछड़े वर्ग में, हमारे समाज में ये दुख की बात है कि हमारे साथ कोई धोखाधड़ी कर रहा है, हम उसको सबक सिखाने का काम नहीं करते। ये हमारे लिए दुख की बात है। तो ये खास तौर पर ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, और केशव प्रसाद मौर्य तक ये बात जरूर पहुंचाई जानी चाहिए कि मैं उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है देखना चाहता। दूसरी बात साथियों, कि पिछले 2019 के चुनाव में ये घोसी विधानसभा मैं अभी एयरपोर्ट वाराणसी में आकर, एयरपोर्ट से वाराणसी से आया, तो वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे। उत्तर प्रदेश वो रहने वाले गुजरात के नरेंद्र मोदी, मगर चुनाव लड़ते हैं वाराणसी से। तो वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, वहां वाराणसी में 2019 के चुनाव में ईवीएम मशीन में घोटाला करके नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता।
और जितने लोगों ने वाराणसी में वोट डाला उससे 1,87,000 वोट ईवीएम में ज्यादा निकला। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, दोबारा बताता हूं। 10 एग्जाम्पल के तौर पर वाराणसी में वहां के 10 लाख वोटर ने वहां पर वोट दिया और मशीन से 11,87,000 निकले। अब थोड़ा समझ में आ रहा हो। वाराणसी के वोटरों ने 10 लाख वोट डाला ईवीएम में, मशीन से 11,87,000 निकला, तो 1,87,000 वोट ज्यादा निकला। तो नरेंद्र मोदी ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और देश का प्रधानमंत्री हो गया। जिस देश का प्रधानमंत्री घोटाला करके चुनाव जीत कर गया हो, उस देश की हालत कितनी खराब हो सकती है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मेश्राम जी, वो जो मौर्य है, वो डिप्टी सीएम है, उसके बारे में आपने बोला, फिर देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपने बोला, आपको डर नहीं लगता? इन लोगों से क्या डरने का? उनको मेरे से डर लगता है, मेरे को नहीं लगता। जो पुराने जमाने में फकीर से राजा लोग डरा करते थे, क्योंकि फकीर के पास कुछ होता नहीं था। जिसके पास कुछ होता था वो लोग राजा से डरते थे, और जो फकीर होता था वो राजा से नहीं डरता था। क्यों? अब राजा फकीर से क्या लेगा? लेगा क्या लेगा? फकीर के पास है ही नहीं कुछ, तो वो राजा फकीर से क्या ले सकता है? तो इसलिए राजा जो है फकीर से डरते थे। तो हमें इसलिए डर नहीं लगता, हम फकीर है। नरेंद्र मोदी को डर लगता है, और बोल गया फकीर है, इसको पकड़ा तो कहां पकड़ा जाए। तो नरेंद्र मोदी दुनिया भर के लोगों के पीछे जो है सीबीआई लगा दिया, ईडी लगा दिया, तो वो ढूंढ रहा होगा वामन मेश्राम के पीछे साला ईडी कैसे लगाया है ही नहीं कुछ, साला तो ईडी कहां से लगाएगा? पकड़ में कहीं आता नहीं है। तो इसलिए हमें उन लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन लोगों को डर लगता है, हमें नहीं। तो क्योंकि जो चोरी करते हैं उन लोगों को डर लगता है। उन लोगों ने वोटों की चोरी की, जब उन्होंने वोटों की चोरी की तो इसलिए उनको डर लगता है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईवीएम में घोटाला होता है, इसके हजारों उदाहरण देने की क्या जरूरत है? इसके हजारों उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। खुद नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके चुनाव क्षेत्र में 1,87,000 वोट ज्यादा निकला। अरे दूसरे के बताने की क्या जरूरत है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ही चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ, बाकी लोगों को बताने की क्या जरूरत है? जब प्रधानमंत्री के ही चुनाव क्षेत्र में ऐसा हो सकता है तो फिर सारे देश भर में हो सकता है। ऐसे मानने का आधार है। तो देश में जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव जो है ये धोखेधड़ी का कार्यक्रम चल रहा है, और इसके बारे में भी जनता को जागृत करने की जरूरत है। इसके बारे में भी जनता को समझाने की जरूरत है, जागृत करने की जरूरत है। और इसीलिए ईवीएम के बारे में हमने सारे देश भर में ये जागरण अभियान चलाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, सबसे बड़ी कोर्ट है भारत की। वो क्या कहती है? केवल
ईवीएम मशीन के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट कहती है। और जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि केवल ईवीएम के द्वारा ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकता और दूसरी मशीन लगानी होगी, पेपर ट्रेल मशीन लगानी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर बात कर रहा हूं। मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के केस जीत चुका हूं, तो मेरे को क्या डरा सकते? मैं ही डरा रहा हूं, मुझे नहीं डरा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने वाला आदमी हो इनके खिलाफ में, चोर को डर लगना चाहिए, जो ईमानदार आदमी है उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोगों की ईमानदारी से लड़ाई लड़ना ये हमारी जिंदगी का मकसद है, ये लड़ते रहेंगे। आने वाले समय में आप लोगों को हमारी ताकत बढ़ानी चाहिए, शक्ति बढ़ानी चाहिए। जितनी ज्यादा शक्तियां बढ़ाओगे उतनी ज्यादा लड़ाई हम आपकी लड़ेंगे। इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं, चूंकि चुनाव आचार संहिता के अनुसार 5 बजे तक ही बोलने की अनुमति है, 4:58 हो गया है, 2 मिनट बाकी है, तो मैं ये 2 मिनट चुनाव आयोग को दे देता हूं। चुनाव आयोग कुछ कह नहीं सके कि आपने तो 1 मिनट ज्यादा ले लिए, मेरे तरफ ज्यादा नजर है उन लोगों की, तो इसको कैसे पकड़ा जाए, तो मैं ही 2 मिनट दे रहा हूं उनको।